on the interval I, then function is said to be increasing when कब कहेंगे। उसको समझने के लिए हम डायरेक्ट अभी इसका कंडीशन नहीं लिखेंगे, पहले आप इसको समझिए कि कब कहेंगे इंक्रीजिंग और कब कहेंगे डिक्रीजिंग। तो इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। मान लीजिए एक यहाँ पर हम x और y कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिए और हम एक कर्व यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जो फंक्शन हमने लिया है उसका हमें कर्व ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ऐसा कर्व हम ड्रॉ किए, ये ऐसे। अब इसको समझना है कि ये कर्व जो है यहाँ पर है x1, ये है मेरा x2, ये हमारा फंक्शन जो हमने लिया है f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x, उसका ये कर्व है। दिस इज द कर्व, है ना। इस कर्व का ये फंक्शन हमारा हो गया। अब मान लीजिए कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ किसी इक्वेशन के रूप में ये दिया रहेगा आपके सामने और हमसे पूछेगा कि बताइए कि जो इक्वेशन है वो x के किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। समझने के लिए हम लोग को इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन का डिस्कशन। इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, कैसे समझेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक इंटरवल ले लिए, इस फंक्शन का हम इंटरवल ले लिए इसका और x, है ना। या जो x है हमारा वो x और x2 के बीच में। हम देख रहे हैं कि इसके बीच में जो कर्व ऐसे बना हुआ है, आप इसको ऑब्जर्व करिए कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, अब यहाँ पर देखिए कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है। x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। क्लियर है, यहाँ से समझना है। मान लीजिए कि x1 है तो यहाँ पर देगा f ऑफ x1 और ये हमारा हो गया x2, तो यहाँ पर देगा f ऑफ x2। अब इसके बीच में f ऑफ x1 कैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा y की वैल्यू भी ऑटोमेटिक x बढ़ेगा। कहने का मतलब है को हम मैथमेटिकल कंडीशन फॉर्म में लिखे, मैथमेटिकल इसको मैथमेटिकल जो छोटा है f of x1 also less than 1 x2 belongs to any interval। पर और समझना है कि इंक्रीज फंक्शन में x बढ़ता है भी बढ़ेगा साथ साथ। फंक्शन में भी हम लोग ये जो केस में भी दो टाइप का केस होता है। There are two types of cases in increasing function. First one is strictly increasing and second one is strictly decreasing. No, not decreasing. First one is strictly increasing and second one is increasing only. ये जो केस हम लिए हैं आप इसको ऑब्जर्व करिए, x थोड़ा भी बढ़ा y भी बढ़ा, थोड़ा सा भी x में इंक्रीमेंट अगर है तो y में भी इंक्रीमेंट है।
यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस इंटरवल में जहां x बढ़ा और y में कोई चेंजेस नहीं आया। y में भी बढ़ोतरी हुई, y की वैल्यू भी बढ़ा, x भी बढ़ा, y भी बढ़ा, दोनों साथ साथ बढ़ा। तो उस टाइप के केस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो हमारा केस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स ऐसा कोई केस नहीं आएगा जहां पर ये जा करके कुछ देर के रुक गया या स्टॉप हो गया, ये दोनों साथ साथ बढ़ रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, एक है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो हमने पीछे वाले पेज में डिस्कस किया। सेकेंड वन जो आता है इंक्रीजिंग में ही, वो सिर्फ ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो अंतर कुछ ऐसा है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा कर्व बनाए, कुछ इस तरीके का, मान लीजिए ऐसे, ये हमारा बढ़ा, फंक्शन ऐसे ऐसे बढ़ा इस तरीके से, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे कांस्टेंट हो गया, फिर से इसमें इंक्रीमेंट हुआ। इसका क्या मतलब है? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए कि आप इस इंटरवल में फंक्शन बढ़ा, यहाँ पर फंक्शन हो गया कांस्टेंट और बढ़ना शुरू कर दिया। मान लिया x1, x2, x3 और x4। इसमें हम देख रहे हैं फंक्शन बढ़ा, फिर हो गया कांस्टेंट और फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। तो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारा f ऑफ x1 है, ये हमारा f ऑफ x2 कहिए या f ऑफ x3 कहिए, क्योंकि x2 पर भी सेम वैल्यू, y2 पर भी सेम वैल्यू। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा f ऑफ x4 है। यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ये जो हमारा फंक्शन है ये भी इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x2 और x3 के बीच में कुछ देर के लिए फंक्शन कांस्टेंट हो गया। मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ लेकिन घटा भी नहीं है। पहले से x1 से x2 तक बढ़ा, बट यहाँ आकर कांस्टेंट हो गया, बट फिर बढ़ना शुरू कर गया, लेकिन घटा तो नहीं, कहीं कोई डिक्रीमेंट तो नहीं हुआ। अगर उसके जर्नी को x1 से हम स्टार्ट बोले कि x1 से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मान लीजिए कि यहाँ पर इसको मिल था, जाते जाते 20,000 हो गया समय के साथ साथ, यहाँ पे 20,000 नहीं है, अब 30,000 सैलरी हो गया। मतलब है कि यहाँ सैलरी बढ़ा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट, यहाँ बढ़ा नहीं लेकिन घटा भी तो नहीं। अगर इसको शुरुआत से हम देखें स्टार्टिंग से, तो हम यही कहेंगे ना कि सैलरी 10 से 20 हो गया, मैंने बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट हो गया कुछ समय के लिए, लेकिन घटा भी नहीं है और फिर से बढ़ना शुरू कर गया। तो इसको हम शुरू में ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये घट गया, ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, इतने जोर में इस टाइम तो नहीं है। मिला करके अगर तो लास्ट अगर हम देखें तो जो फंक्शन हमारा है, जो इसकी सैलरी है, वो बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर ओवरऑल इंटरवल की अगर हम बात करें x1 से लेके x4 तक, तो हम यही कहेंगे इसकी सैलरी बढ़ा है, घटा नहीं है। मतलब ये इंक्रीजिंग है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जाकर ये कांस्टेंट हो गया, रुक गया, है ना। इसका मतलब है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि इफ x1 लेस देन x2 है तो विच इंप्लाइज दैट, यहाँ पर जो होगा इस कंडीशन में, यहाँ लेस देन इक्वल टू का केस भी आता है। अब देखिए कि कहीं ना कहीं ये इक्वल हो जाता है, फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाती है। देखिए यहाँ पर x2 x3 की वैल्यू सेम है। तो एज ए सिनेरियो अगर हम ओवरऑल बात करें इंटरवल की, अगर हम ओवरऑल इंटरवल की बात करें तो
इंक्रीजिंग के केस में यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा, इनइक्वालिटी यहाँ भी फॉलो करेगा, जो एक्स के लिए वाई के लिए भी होगा, बट इंक्रीजिंग के केस में आएगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि वो कहीं पर इक्वल होता ही नहीं है, किसी में उसकी फंक्शन की वैल्यू समान नहीं रह रहा है। अब इसी इंक्रीजिंग, अब चूंकि हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो हम वो, ये तो उस तरह की बातें हम लिए जिसमें मान लीजिए कि इंटरवल दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तब इस तरह की बातें अगर हम करते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि अगर इंटरवल दिया है तो एक्स की वैल्यू भी कहीं ना कहीं हम जान रहे होते हैं, तो सिंपली उसमें वो वाई करना होता है कि अगर एक्स बढ़ा तो वाई बढ़ा, कि बढ़ा करना सिंपली। ऐसा सवाल आता है कि इसमें फंक्शन का इक्वेशन दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा कि एक का इंटरवल नहीं देगा, तो क्या करें, तो इंटरवल पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? तब उस केस में हम लोगों को डेरिवेटिव्स का हेल्प लेना पड़ेगा। उस कि कोई इंटरवल नहीं दिया है, नो इंटरवल गिवन, अब इंटरवल नहीं दिया है तब भी इसका यूज हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंटरवल दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, तब हमको पता करना है कि एक्स के किस इंटरवल पर फंक्शन तो समझना ऐसे है, मान लीजिए कि हमें ऐसे, अभी हम कर्व बनाएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आपको समझना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, मान लीजिए हम ऐसे कर्व बनाए तरीके से, ऐसे ये हमारा कर्व, ये इंटरवल, इसको देखेंगे तो साफ साफ हमको दिखता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। बट डेरिवेटिव्स के केस में क्या, डेरिवेटिव से इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स का यूज तो करना है। अगर हम देखें कि इस कर्व का अगर बनाए इस तरीके से, मान लीजिए हम इस कर्व का हम टेंजेंट बनाए, ये मान लीजिए कि इस कर्व का हमको टेंजेंट बनाना होगा, जैसे ये हमारा कर्व है और इसका हमको टेंजेंट बनाना है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम अगर इसका यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, ये इसका टेंजेंट, ठीक है। अब जरा समझेंगे, ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट से पास किया, ठीक है, पी पॉइंट्स, मान लीजिए पी पॉइंट से पास किया। अभी टेंजेंट को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एक्यूट एंगल है, मतलब कि जो हमारा tan थीटा है इसका वो है पॉजिटिव। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द कर्व, और स्लोप ऑफ द कर्व को हम लोग dy dx से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि जो dy dx होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी इस इंटरवल में जो dy dx होगा, जो डेरिवेटिव होगा, जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा, वो इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड सेम इफ अगर हम लोग इंक्रीजिंग की बात करें, तो इंक्रीजिंग का कर्व हमने अभी अभी बनाया था, जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हम बैक में चलते हैं तो हमने यहाँ पर कर्व बनाया इंक्रीजिंग का, तो अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, यहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव, यहाँ पर ये हो गया हमारा, और यहाँ पर देखें तो ये हर इधर की तरफ ही टेंजेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर tan 0
यहाँ पर भी m ग्रेटर देन 0, दोनों के केस में टेंजेंट dy dx पॉजिटिव ही आएगा। बट व्हाट अबाउट दिस केस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y है कांस्टेंट, y की वैल्यू है कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर जो m होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसी को हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखें तो यहाँ जो dy dx होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब समझिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू नहीं आएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, बट इसमें इक्वल टू आएगा इंक्रीजिंग के केस में, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि स्लोप हमारा 0 भी आ रहा है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर होगा। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये दिस इज फॉर इंक्रीजिंग एंड दिस इज फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम वाइस वर्सा कहे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें बहुत ज्यादा, अगर इंक्रीजिंग समझ में आ रहा है तो डिक्रीजिंग भी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम इसका कर्व बनाए इस तरह से तो देखेंगे इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ तरीके का होगा। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x1 है, ये x2 है, और इसका y वैल्यू देखें तो यहाँ पर मिलेगा f of x2 और यहाँ पर मिलेगा f of x1। मान लीजिए कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। इसको देखेंगे कि एक x1 लेस देन x2, x1 से छोटा है, बट इसका जो आउटपुट देखिए यहाँ पर f of x1 बड़ा है, यहाँ पर f of x1 जो होगा वो बड़ा होगा f of x2 से। डिक्रीजिंग के केस में हम देख रहे हैं कि जब x बढ़ रहा है तो y हमारा घट रहा है, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इंटरवल दिया हुआ है फंक्शन का और तब हमसे पूछा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताइए कि इस इंटरवल में है कि नहीं है, तो इंटरवल दिया मतलब हमको x का डोमेन तो पता ही है कि किसके बीच में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे उस इंटरवल में कि आ क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या x बढ़ाने के साथ y बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, घट रहा है तो डिक्रीजिंग। बट इसमें भी दो चीजें होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जो केस है हमारा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है। ये तो कुछ ठीक है। इसमें dx की अगर हम बात करें, इसके लिए dx की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्लोप की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसका जो स्लोप है, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका टेंजेंट कुछ इस पॉइंट मान लीजिए टेंजेंट ऐसे, इसका जो स्लोप है हमारा, जो हमारा बना वो एक्यूट एंगल बना, और यहाँ पर जो m है वो लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा tan थीटा है वो लेस देन 0 है कि नहीं। m का मतलब क्या हो गया, डिवाइड dx, यहाँ पर जो डिवाइड dx होगा वो लेस देन 0 होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में। इंक्रीजिंग में डिवाइड dx ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग के केस में डिवाइड dx लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर इसके लिए हम बनाना चाहे डिक्रीजिंग तो इसको समझना ऐसे है कि x है, ये y है, अब यहाँ पर ऐसे आया, घट गया, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर घटना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो मान लीजिए यहाँ तक आया इस तरीके से, यहाँ घटा, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली यहाँ पर x1, x2, फिर x3 और फिर x4। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया, मतलब बढ़ा नहीं। इसके कंपैरिजन में अगर यहाँ से यहाँ की बात करें, यहाँ से घटा, कुछ देर कांस्टेंट रहा, फिर घट गया। मतलब ओवरऑल इंटरवल की बात करें तो इसको इससे तुलना किया जाए तो इसमें जो डिक्रीमेंट ही हुआ है समय के साथ, x बढ़ने के साथ साथ इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, यानी वैल्यू डिक्रीज किया है।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्लोप मेरा 0 आएगा। इसकी बात करें तो स्लोप है लेस देन 0, इसकी भी बात करें स्लोप है लेस देन 0, बट इस पूरे इंटरवल में, इस इंटरवल में स्लोप है 0। मतलब यहाँ जो डी बाई डी एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब बात आता है कि प्रॉब्लम सोल्व कैसे किया जाए। प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करेंगे, हाउ टू सोल्व, अप्रोच कैसे करना है। तो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है, प्लीज फॉलो द बिलो स्टेप्स। आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 की अगर बात करें तो ये चीजें तो लिखने की जरूरत नहीं है कि गिवन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी बी द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, ये आपका गिवन होगा। इसके बिना तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा दिया हुआ होगा, ये हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है कि जब आपको फंक्शन दिया हुआ रहे तो आप क्या करेंगे कि फाइंड, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एफ डैश एक्स पता करेंगे, मतलब डी वाई डी एक्स पता करेंगे, डेरिवेटिव पता करेंगे। जो अब तक हम लोगों ने सीखा है डेरिवेटिव करना, कैसे डेरिवेटिव किया जाता है, वो हम लोग इसमें डेरिवेटिव सिंपल कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा डेरिवेटिव करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स को 0 पुट कर लेंगे, 0। अब 0 पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको एक इक्वेशन मिलेगा। वी विल ऑब्जर्व एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, है ना। एक्स के फॉर्म में हम लोग एक इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, या किसी के भी फॉर्म में, बस डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल क्या यूज किया है। यहाँ एक्स का फंक्शन है तो हम एक्स में ही इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, और उस इक्वेशन को जो डी वाई डी एक्स हमारे पास आया उसको 0 पुट किए, और डेट डी वाई डी एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, इसको हम 0 पुट करें। मान लीजिए कोई इक्वेशन आया उसको 0 पुट किए, और उस 0 को पुट करने के बाद वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। मान लीजिए कि हम लोग x की वैल्यू फाइंड किए, और मान लीजिए कि लेट x की जो वैल्यू आया वो आया x1, x2, x3, इस तरीके से, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर पॉइंट है कि ये जो वैल्यू आया है वो आया कब, जब आप डी वाई डी एक्स को 0 पुट किए हैं, तब ये वैल्यू आया। डी वाई डी एक्स 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलता है x का, उसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका एक नाम है। जैसे हम लोग इक्वेशन में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या जो टाइप का भी पॉलिनोमियल इक्वेशन सोल्व हम लोग करते हैं, और वहाँ जो x की वैल्यू निकलता है उसको हम लोग जीरोज कहते हैं, रूट्स कहते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ भी इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है, but that equation we will get after derivatives। तो यहाँ पर उसी x की वैल्यूज को हम लोग एक नया नाम देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी कोई पूछे कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर the slope of the tangent of the curve
dy dx इक्वल टू 0। ये वो पॉइंट होता है जहां dy dx 0 के बराबर आ जाता है, क्योंकि इसको ही 0 पुट करने के बाद ये वैल्यू हमको मिला, इसलिए इसका नाम हम देंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप नंबर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 जो हमारा है वो है, वो कहता है स्टेप नंबर 4 कि जैसे ही आपको वैल्यूज निकल गए x1 x2 x3 का, तो टेक दिस क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, लाइक दिस, नंबर लाइन पर ये सारी वैल्यू को हम रख लेंगे। ठीक है, रख लिए, सारे को नंबर लाइन पर रख लेंगे। जितना भी आएगा, मान लीजिए 3 अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, x1 x2 x3, हम अभी 3 वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं। अब आप चले जाइए क्लास 11 इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम्स में, जहां हम लोग इंटरवल फाइंड आउट करते थे। तो इंटरवल फाइंड आउट करने की जो भी नियम हम लोग 11 क्लास में पढ़े, जस्ट उसका यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशंस को पहले तो रूट्स के फॉर्म में लिखिए, जीरोज के फॉर्म में लिखिए, एक्स को पॉजिटिव बनाइए सारे फॉर्म में, और जब एक्स को पॉजिटिव बनाएंगे तो मान लीजिए कि अब तो कॉन्सेप्ट आ गया लीनियर इनइक्वालिटी का, प्रॉब्लम से उसको हम बताएंगे, बट मैक्सिमम बच्चों को ये आता है। मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस आया, इंटरवल यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल में यहाँ और यहाँ, क्योंकि ये जो प्लस माइनस किसके लिए चेक कर रहे हैं, ये हम लोग चेक कर रहे हैं dy dx के लिए। ये जो प्लस माइनस चेक करेंगे वो dy dx के, कि x के किस इंटरवल में dy dx पॉजिटिव है और कहाँ dy dx निगेटिव है। तो मान लीजिए कि इसमें पॉजिटिव है तो इसमें और इस दोनों में पॉजिटिव है, यानी जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, दिस टू दिस यूनियन दिस टू दिस, और जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो इस केस में डिक्रीजिंग होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको शो करिए। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम बनेगा और बिल्कुल बनेगा, कंप्लीट प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर आए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को अगर सोल्व करें, तो मान लीजिए कि हम एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लें, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखें। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 70। तो अगर स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो सबसे पहले तो फंक्शन मेरा दिया हुआ है, ये हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये गिवन में हमारा, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है इसको डेरिवेटिव करिए, कर लिए, 3 आया। अब स्टेप नंबर 3 कहता है कि डेरिवेटिव को 0 पुट करिए, लेकिन अब 0 तो तभी, मेरा मोटो क्या है, मिशन क्या है, मोटो यही है कि आपको पता करिए कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ, निगेटिव कहाँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा सेकंड स्टेप में एफ डैश एक्स 3 आया, 3 हमको पता है कि ये ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है। यहाँ इसको 0, यहाँ के इस, अगर एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू आता है तो थर्ड स्टेप हमारा वायलेट करेगा। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में आप जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, मतलब कांस्टेंट टर्म आया,
कांस्टेंट टर्म आया, तो अब हमको किसी भी स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमारा मिशन ही है कि एफ डैश एक्स चेक करिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स मिला पॉजिटिव। अब समझना ये है कि एक्स यहाँ कुछ भी रहता है, एनी वैल्यूज ऑफ एक्स, तब भी 3 यही आना, तब भी डेरिवेटिव तो यही आना, कुछ भी रहे कांस्टेंट ही आना है। यानी एफ डैश एक्स में एक्स का कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑन आर, एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स आया है पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर आप इसको ग्राफ से समझें, अगर हम कहें कि y इक्वल टू 3x प्लस 17 का ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ? ये तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बनेगा कैसे ये ग्राफ? तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो ग्राफ अगर आपको बनाना है तो इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसको जरा देखना है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा धीरे चेक करते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा है, y की वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर x की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या y बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू अगर बढ़ रहा है, आप यहाँ चेक करिए, x, ये x बढ़ रहा है इधर की तरफ, तो हमारा y मान लीजिए यहाँ है, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इस तरफ से। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो y की वैल्यू है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप x बढ़ रहे हैं, x बढ़ेगा, y भी बढ़ेगा। तो आप ग्राफ अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो ग्राफ से चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। मान लीजिए आपको ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है तो आप डेरिवेटिव मेथड से चलिए, डिफरेंशिएट करिए, जीरो पुट करिए। बट इस क्वेश्चन में जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है। तो हमारा मिशन ही था कि एफ डैश एक्स चेक करना कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। सेकेंड क्वेश्चन को देखना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है e टू द पावर 2x। अब ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट 2.718, दिस इज द यूलर नंबर। मतलब e यहाँ पर हर हाल में एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब मान लीजिए कि बेस में अगर ये e अगर मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव रखिए चाहे नेगेटिव रखिए, कुछ भी रखे यहाँ पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाए, क्योंकि ये सब प्रीवियस क्लास में ही पढ़ना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे है। इसको देखना ऐसे है कि अगर x जीरो पुट करें, यहाँ x अगर जीरो पुट कर ले, अगर x मेरा जीरो होगा तो y क्या आएगा? 2 इंटू जीरो दैट इज 1, e की पावर 0 1, मतलब 0 कामा 1। हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यानी आप यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखें तो e की पावर 2, यानी e का स्क्वायर। 2 रखेंगे तो और पावर बड़ा हो गया, 3 रखेंगे तो और पावर बड़ा हो गया, 4 रखेंगे तो और, मतलब बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज जिसको बोलते हैं कि x धीरे धीरे बढ़ता है बट y बहुत तेजी से बढ़ता है एक्सपोनेंशियल के केस में। बट बढ़ता तो है। x नेगेटिव भी रखेंगे, -1 रखेंगे तो e की पावर -2। अगर आप नेगेटिव रख लेते हैं, मान लीजिए x यहाँ पर हम नेगेटिव -1 रखें तो आएगा 1/e²। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -1। जब -1 अगर x रख लिए, -2 थोड़ा नेगेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं, आएगा e की पावर 4।
तो ये 1/e², 1/e⁴ में 1/e² तो बड़ी वैल्यू है, इससे तो बड़ी वैल्यू है ये, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। और इसको तुलना करें तो e² और e⁴ में e⁴ बड़ा है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू उतने ही छोटा होगा जब उसका न्यूमरेटर सेम रहेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि आप निगेटिव में भी x की वैल्यू बढ़ाएंगे, y हमारा बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कभी ऐसा केस आता ही नहीं है कि कभी ये कांस्टेंट हो जाए, ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, बट नॉट ऑन ऑल द केसेस। मान लीजिए कि आपका ये y इक्वल टू यही e⁻⁻x होता, तो -x वाले में क्या है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ये इसका ग्राफ है। और इसको अगर हम ऑब्जर्व करें इस इंटरवल के बीच में, तो हम देख रहे हैं कि x1 यहाँ है तो x2 यहाँ है। मतलब अगर आपका x1 x2 से छोटा है तो f(x1) जो है वो बड़ा है f(x2) से, यानी यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। यहाँ वो चीज नहीं है, मान लीजिए हम कोई इंटरवल यहाँ कोई इंटरवल अगर ले लिए इन दोनों के बीच में, तो इसका y यहाँ है, इसका y यहाँ है, मतलब x बढ़ा तो y भी बढ़ा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, x बढ़ा तो y घट गया, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं x की वैल्यू ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब y की वैल्यू घट रहा है। तो e⁻⁻x जो होगा वो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन माइनस के केस में, और यही प्लस के केस में हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। अब मान लीजिए इस केस में आते हैं, फंक्शन दिया हुआ है sin x। अच्छा एक चीज समझना है, अगर आप साइन का ग्राफ बनाते हैं तो इंटरवल में चेक करिए कि x बढ़ने के साथ क्या y बढ़ रहा है। अगर आप ग्राफ नहीं बनाते हैं, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से हम ग्राफ बना है, अगर हम sin x का ग्राफ बना लेते हैं डायरेक्ट, sin x का जो कर्व दिया है अगर उसका ग्राफ बना लेंगे हम, तो इंटरवल चेक करेंगे 0 से π/2। अब ये ग्राफ है sin x का, ठीक है, ये 0 ये पाई और बीच में आया π/2, ये हमारा 1 हो जाएगा। ये sin x का हमारा ग्राफ है। जरा समझना है, इस इंटरवल के केस में जो फंक्शन है वो हमारा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ फंक्शन बढ़ रहा है, x बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है। बट यहाँ के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब 0 से π/2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई में फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये हम शो कर चुके हैं, ग्राफ से दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। बट सी केस में ये भी था, नाइदर इंक्रीजिंग और नोर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। अगर हम पूरे इंटरवल की बात करें, 0 से पाई की बात करें, कंप्लीट इंटरवल की अगर हम बात करें, तो कंप्लीट इंटरवल के केस में हमको क्या दिख रहा है कि फंक्शन बढ़ा भी और घटा भी, यानी दोनों चीजें हमको दिख रहा है, बढ़ना भी और घटना भी। तो ओवरऑल इंटरवल की बात करें तो ना ये कंप्लीटली इंक्रीज किया और ना ही कंप्लीटली डिक्रीज किया, मतलब ये एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें दो रूल हुआ कि बढ़ा भी और घटा भी। तो हम न इसको सिंपली कह सकते हैं कि न ये कंप्लीटली इंक्रीज किया और ना ये कंप्लीटली डिक्रीज किया, मतलब इस इंटरवल में ना तो बढ़ा और ना तो घटा, दोनों चीजें हुआ, एक सिंगल काम यहाँ नहीं हो रहा है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से सोल्व करने का प्रयास करें, dy/dx के मेथड से, तो समझना है कि अगर मान लीजिए कि हम इसका डेरिवेटिव निकालें dy/dx, इसका dy/dx करेंगे साइन का ना तो cos आएगा, ठीक है, cos आ गया। स्टेप नंबर 2 cos x। अब इसको 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, कारण कि इंटरवल यहाँ दे रखा है,
तो सिंपली इंटरवल को चेक करिए। जब इंटरवल दिया हुआ ना हो तब 0 पुट करिए इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए। बट जब क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है तो हम लोग को फिर 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो अब करेंगे क्या, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है 0 पुट कब करना है कब नहीं करना है, आगे बताएंगे और भी क्वेश्चन जब आएगा तब। बट इस केस में देखेंगे, फर्स्ट केस को अगर देखा जाए, इन फर्स्ट केस कि जो x हमारा है वो 0 से π/2 है। अगर dy dx चेक करना हो तो फिर cos का कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, cos की वैल्यू चेक करिए। dy dx की वैल्यू चेक करना है ना कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप चेक करिए कि cos x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इंटरवल दिया हुआ है। ये जो इंटरवल है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का इंटरवल है और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर cos पॉजिटिव है मतलब कि a के केस में dy dx पॉजिटिव होगा, और जब dy dx पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है, सिंपल, सोल्व हो गया। हमको सिर्फ इंटरवल में देख लेना है कि cos x पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। सेकेंड केस की बात करें π/2 से पाई, तो ये जो हमारा इंटरवल है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट का इंटरवल है और हम जानते हैं कि इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हमको ये बात पहले से पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में इन सेकेंड क्वाड्रेंट जो cos x है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव। Therefore, dy dx also less than 0 means function is decreasing on this interval, इस इंटरवल में। अब आते हैं केस नंबर सी, 0 से पाई। अब 0 से पाई देखिएगा तो ये 0, ये π/2, ये पाई। अब हम कंप्लीट इंटरवल को देख रहे हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि पहले 0 से π/2 में पॉजिटिव आया और इसमें नेगेटिव आया, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो दोनों साइन हमको मिल रहा है, प्लस भी मिला माइनस भी मिला। अगर किसी इंटरवल में दो साइन डिफरेंट साइन अगर मिल जाए, प्लस भी और माइनस भी, तो वो जो इंटरवल होगा वो ना इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा ना डिक्रीजिंग का इंटरवल होगा, मतलब वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी इंटरवल में सिर्फ एक ही साइन को फॉलो कर रहा है, इधर प्लस और माइनस, तब हम लोग क्या करेंगे, प्लस के लिए इंक्रीजिंग और माइनस के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम क्वेश्चन 1 to 3 डिस्कस किए हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो आपका रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच रहा है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कृपया करके कमेंट भी करें, अच्छा लगा नहीं लगा, समझ में आया नहीं आया, तो मुझे खुशी होगी इस बात को देख करके कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। और किसी इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत होगी तो उस पर भी हम काम करने का प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का मैं प्रयास करूंगा और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को डील करने का, आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।